नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पटना से आपके सामने बड़ी जानकारी रखे। बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। संयुक्त परीक्षा में 13,368 परीक्षार्थी सफल। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में 893 अभ्यर्थी सफल हुए। कुल 14,261 अभ्यर्थियों को पीटी में सफलता मिली और 100 से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 211। कुल 150 मार्क्स की हुई थी परीक्षा। कुल 3,16,905 अभ्यर्थी परीक्षा में हो सकेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दें, मार्च 2026 में मुख्य परीक्षा की संभावना है और इसको लेकर आपको बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि रिजल्ट सामने आ चुका है। बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का नतीजा सामने आ चुका है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, पीटी परीक्षा में कुल 3,16,905 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 13,368 जो अभ्यर्थी हैं वो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पद के लिए 893 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें कुल 150 पूर्णांक की पीटी परीक्षा हुई थी, लेकिन 100 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मात्र 211 हैं। अब पीटी के बाद जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं वो मेंस में भाग लेंगे, इसके बाद साक्षात्कार होगा। तो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी है, जो टारगेट लेकर चला है, उस टारगेट को पूरा करना है और मार्च में संभावना है कि मेंस परीक्षा हो भी जाएगी। इसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए गए हैं और बता दें, वरीय उप समाहर्ता, डिप्टी एसपी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के अलावा कई ऐसे पद हैं जिसको लेकर परीक्षा हुई है और 13,368 जो अभ्यर्थी हैं वो अभी पीटी पास किए हैं और ये मेंस में भाग लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात बिहार की सियासी खबरों की करते हैं। शपथ ग्रहण से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। शपथ ग्रहण से पहले नई सरकार के स्वरूप, स्पीकर पद और मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे शामिल, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। दिल्ली से लौटकर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा सीधे सीएम नीतीश से मिलने के लिए पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने सीएम नीतीश से खास चर्चा की है। सीएम से बात करके लल्लन सिंह, संजय झा सीएम आवास से निकल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले दिल्ली में लल्लन सिंह, संजय झा की अमित शाह, जेपी नड्डा और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि प्रेम कुमार स्पीकर बनाए जा सकते हैं। प्रेम कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। दो तस्वीरें आपके सामने। सीएम आवास पहुंचे संजय झा और लल्लन सिंह, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण से पहले बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से जब दोनों नेता ने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की थी, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, सीएम आवास से ये दोनों बड़े नेता निकल चुके हैं, कितनी देर ये बैठक चली और क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आई है ये तो अभी तस्वीर साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास दोनों बड़े नेता दिल्ली से जब पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक अन्य मार्ग पहुंचे। कल चार्टर्ड फ्लाइट से 9 बजे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा रवाना हुए थे और आज सुबह में उनकी मुलाकात अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हुई थी। लगभग 2 से 3 घंटे तक मुलाकात ये चली थी। जाहिर तौर पर लल्लन सिंह को सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, वो भी, उन्हें भी बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। जेडीयू के 2 बड़े नेता जब दिल्ली में मुलाकात हुई तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन के पहले जो भी पेज था उसे सुलझाने की पूरी कोशिश की गई है कि किस पार्टी के पास कौन कौन सा विभाग होगा, जेडीयू की तरफ से कौन मंत्री बन सकता है, तो ये कुछ बीजेपी की तरफ से कौन मंत्री बन सकता है। इस बार कोशिश एनडीए की कि एक ऐसा समीकरण बनाया जाए कि ताकि गठबंधन के चेहरे के तौर पे जब भी कोई मंत्री बने तो न सिर्फ जातीय समीकरण साधा जाए बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी साधा जाए। तो जाहिर तौर पे कई ऐसे मुद्दे थे जिसे सुलझाने की कवायद दिल्ली से लेकर पटना तक हुई। पटना में भी कई बैठकों का दौर हुआ और आज दिल्ली में भी बैठकों का दौर हुआ और अभी भी बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जेडीयू बिल्कुल आनंद, लगातार बैठकें चल रही हैं क्योंकि नई सरकार को
बड़ा जनादेश मिला है। ऐसे में 20 तारीख को शपथ ग्रहण को लेकर भी बड़ी तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो रही है और कल 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे, इस पर कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को पटना से दिल्ली तक सत्ता समीकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश दिन भर देखने को मिली। सुबह करीब 11 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मिलकर चारों नेताओं ने करीब 3 घंटे तक नीतीश कैबिनेट के नए स्वरूप पर मंथन किया। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। नए मंत्रिपरिषद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के भीतर पावर बैलेंस, मंत्री पदों की हिस्सेदारी और विभागों की दावेदारी को लेकर कवायद चरम पर है। चर्चा है कि सीएम नीतीश नए कैबिनेट में अनुभव को प्राथमिकता और नए चेहरों को भी मौका देंगे। सरकार में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर रहेगा। युवा विधायकों को जगह दी जा सकती है, महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले की तरह कुछ एमएलसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता के चयन से लेकर मंत्री पदों के बंटवारे तक कई अहम फैसलों की दिशा तय होगी। सारी तैयारी चल रही है अपने अपनी जगह पर, बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में और चीजें समय से तय हो जाएंगी। नीतीश सरकार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम से कितने कितने मंत्री हो सकते हैं, इस पर भी मंथन जारी है। अमित शाह के आवास से संजय झा और ललन सिंह के निकलने के बाद जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री ने अलग से बातचीत की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी कोर ग्रुप की प्राथमिकताएं पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। नीतीश जेडीयू से पुराने चेहरों को मौका दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दल का जो फैसला होता है वो स्वीकार होता है जाकर के, उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट चकित कर सकती है। पहले की तरह कुछ चौंकाने वाले चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ चर्चित चेहरे मंत्री सुख से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि नीतीश कैबिनेट का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, जिससे अगले कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गांधी मैदान में 2025 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं और ऐसे में शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की कैसी हो रही है तैयारी, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और तमाम आला अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद थे। सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण कुछ खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 20 नवंबर को पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहां पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, नितिन नवीन के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में 10 साल के बाद होगा। इससे पहले साल 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का, इसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। ऐसे में पटना के सभी चौक चौराहों पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई जा रही है। बिहार की जनता को बधाई दी जा रही है और साथ ही विकसित बिहार का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, पहला पोस्टर देखिए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, और ये जो कोट किया गया है, जो बातें लिखी गई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने तमाम चुनावी सभा में कहा कि अगली बार अगर 5 साल हमारी सरकार को मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनेगा, और बिल्कुल वही कोटेशन इस वक्त लिखा हुआ है। बिहार का जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में नई सरकार की शपथ के साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सीएम नीतीश के साथ ही सम्राट चौधरी, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं ये खास तस्वीर जब सीएम नीतीश गांधी मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखें, भागलपुर से बड़ी खबर, जहां सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट का पहला फैसला आ चुका है। तत्कालीन नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव को 4 साल की सजा, बैंक कर्मी अजय कुमार पांडे को भी 4 साल की सजा। बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन मैनेजर राकेश कुमार को 3 साल की सजा सुनाई गई है। पटना सीबीआई कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। और आपको बताएं कि सृजन घोटाले में पहली सजा ये सुनाई गई है, केस नंबर 11A/17 में ये सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि सृजन घोटाले का ये मामला है, पहली सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट का ये पहला फैसला सामने आ चुका है, जिसमें तत्कालीन नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव को 4 साल की सजा। इसके अलावा देखिए, बैंक कर्मी अजय कुमार पांडे को भी 4 साल की सजा दी गई। और बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन मैनेजर
राकेश कुमार को 3 साल की सजा दी गई है। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित तौर पर बस सलूकी का आरोप लगाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट कर खलबली मचा दी है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर सवाल खड़े किए कि लालू को बेटे ने अपनी किडनी क्यों नहीं दी। वीडियो में रोहिणी काफी गुस्से में नजर आई। बिना नाम लिए रोहिणी ने तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर भी एक साथ कई निशाने साधे हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। बेटा काहे नहीं किडनी दिया, ये सवाल है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य का, जिन्होंने एक पत्रकार से बातचीत में ये सवाल किया कि जो लोग सवाल उठा रहे कि बेटी को मायके में नहीं रहना चाहिए, उनसे मैं पूछती हूँ, अगर बेटा घर में रहता है तो बेटे ने लालू को किडनी क्यों नहीं दी? बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। रोहिणी आचार्य की लड़ाई पूरी तरह पारिवारिक है, लेकिन मामला राजनीतिक है, क्योंकि रोहिणी बार बार जिस हरियाणवी और तेज प्रताप जिसे जयचंद बता रहे हैं, वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव हैं, जिन पर रोहिणी पहले ही खुले तौर पर नाम लेकर आरोप लगा चुकी हैं। मामला सियासी होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी टिप्पणी की और ये आरोप लगाया कि जघन्य अपराध हुआ है, लालू तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बड़ा हीनियस, एक तरह से मैं कहता हूँ, क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। रोहिणी के नए बयान के बाद मामले ने पहले से ज्यादा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार रोहिणी ने बिना नाम लिए भाई पर यह सवाल खड़ा किया कि लालू को बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी। इधर बिहार राज्य महिला आयोग भी रोहिणी के साथ खड़ा है। अध्यक्ष ने कहा, यदि रोहिणी ने शिकायत की तो कार्रवाई होगी, क्योंकि रोहिणी ने गाली गलौज और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऐसे में देखना होगा ये पारिवारिक विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल कि क्या नतीजों के बाद पीके पलट गए। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। पार्टी की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीके ने जनसुराज की हार का जिम्मा लिया और बिहार की जनता से माफी भी मांगी। हालांकि जब पत्रकारों ने पीके को जेडीयू के 25 सीट आने पर राजनीति से संन्यास लेने वाले दावे की याद दिला दी, तो पीके पलट गए। उन्होंने पत्रकारों के सामने एक नई शर्त रख दी। पीके ने कहा कि अगर सीएम नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे तो 6 महीने में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार, अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज की सरकार बिहार में बनाने में नाकाम रहे। पीके के गुणागणित के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है पीके का वादा। अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए या उनकी पार्टी जेडीयू को 25 सीटें भी मिल गईं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन बाद जब पीके ने चुप्पी तोड़ी तो पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीके ने क्या कहा वो सुनिए। कई लोगों का सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास की बात में विरोधाभास के बाद पीके ने राजनीति से अलग होने की एक नई शर्त रख दी। नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख रुपए दे दिए तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो भी 6 महीने में राजनीति छोड़ देंगे।
इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की बातों में अंतर्विरोध या विरोधाभास इस वादे पर भी देखने को मिला, क्योंकि पीके ने अगले ही पल ये कह दिया, मैं बिहार छोड़ दूंगा ये भ्रम है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बिहार को सुधार कर रहूंगा, ये जनसुराज और पीके की जिद है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले और 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनाने वाले पीके का प्रयोग बिहार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया। बाउंड्री से बाहर खड़े होकर दूसरे को चुनाव लड़ाने वाले पीके जब खुद बिहार की सियासी पिच पर उतरे तो पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि जनसुराज की ओपनिंग इनिंग बेहद खराब रही। जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और सभी 238 के 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा, यहां तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। पूरे चुनाव में पीके कहते रहे कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगा या फिर फर्श पर। पीके की दूसरी बात सच हुई। पीके ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा, हम लोग सामूहिक तौर पर हारे, सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए। पीके ने माफी भी मांगी और गलती भी। साथ ही ये दावा किया कि जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम नहीं किया। पीके के साहस से यही लग रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से कमर कस ली है। देखना होगा इस हिम्मत से बिहार में जनसुराज की व्यवस्था कायम करने में कितना वक्त लगता है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर पटना से, जहां पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचल दिया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। खनन विभाग की छापेमारी के दौरान बालू माफिया ने यह दुस्साहस किया। अस्पताल के बेड पर पड़े ये हैं सैप जवान लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की छापेमारी में गए थे, लेकिन बेअंदाज बालू माफिया ने जवानों को गाड़ी से कुचल दिया। बालू माफिया के हमले में दुखहरण पासवान नाम के सैप जवान की मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण सिंह की हालत गंभीर है। तो छापामारी करने के बाद वो लोग अपना जो जब्त किया था सामान लेके आ रहे थे। उसी क्रम में पीछे से एक स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बीसेप का बल है उसको धक्का दे दिया। बता दें, पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र इलाके में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान बालू माफिया ने इस तरह का दुस्साहस किया। घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए दानापुर एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है और मामले में शामिल गाड़ी को जब्त कर फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मैं दुल्हिन बाजार थाना ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है, क्या बालू माफिया में पुलिस का डर नहीं? बालू के कारोबार में कब तक बहेगा खून? बार बार पुलिस पर क्यों भारी पड़ रहे माफिया? बेखौफ बालू माफिया पर कार्रवाई कब? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर रखे। मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसटीएफ ने 1016 ग्राम हेरोइन बरामद की है और तस्कर से 6 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। एक महिला समेत एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बैरिया बस स्टैंड के पास ये बड़ी कार्रवाई हुई। 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई। बस स्टैंड के पास ये लोग नाकाबंदी किए हैं, उसी जांच के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया है। उसमें 2 लोगों का नाम आया है, एक राजेश्वर पंडित पिता स्वर्गीय वालदेव पंडित और दूसरा पूनम देवी पति गणपति यादव। ये दोनों पूर्व चंपारण के हैं और इनके पास 1 किलो 1016 ग्राम लगभग हेरोइन जैसा पदार्थ सीज किया गया है। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर मुसरी घरारी में पुलिस टीम पर हमला किया गया।
वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, जहां पर हमला किया गया। सब इंस्पेक्टर यदुवंश सिंह जख्मी हैं। हमले में कई पुलिसकर्मी जिनको चोट आई है। राय टोली में वारंटी को पकड़ने पुलिस की टीम पहुंची थी। ग्रामीणों पर लाठी डंडा चलाने का आरोप लगा है और जान बचाकर पुलिस को भागना पड़ा। विजेंद्र सिंह के घर पर एक आदमी पूछ रहे थे, तब तक में 3-4 आदमी आया। एक आदमी रॉड से कोई धारदार हथियार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको जोहार